everyone, welcome to my channel Pharma Basics. I hope you all are doing good and are safe at your places in this COVID crisis. So this is Arshpreet Kaur and I am here with my very first YouTube video specially for pharmacy students, and the topic of my video is NMR spectroscopy from pharmaceutical analysis section. I hope this video will help you a lot in your studies or any competitive exams. So without wasting time, let's move on to our topic. So before jumping on to the main topic NMR spectroscopy, let me tell you a brief description about what spectroscopy is. तो आप लोगों को पता होगा बेसिक आइडिया स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि जो हमारी EMR होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं. इट कैन बी आइदर UV रेज और विजिबल रेज और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स. तो ये सब जो रेडिएशंस होती हैं, जब हम इनको किसी सैम्पल सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाते हैं, तो जो हमारे सैम्पल सॉल्यूशन के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन्स होते हैं, वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं एंड दे जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. So it can be either from ground state to excited state or from excited state to ground state. तो ये जो चेंज होता है एक्साइटेड स्टेट पे जाना या ग्राउंड स्टेट में आना, तो उससे हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रा मिलता है, जिस स्पेक्ट्रा को हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मेजर करते हैं, और इसी टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. तो यहाँ हम नाम से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर लेवल पर होगा जो भी स्पेक्ट्रा बनेगा हमारा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी. तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बनती है दैट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पिन चेंजेस एट द न्यूक्लियर लेवल when a radio frequency energy is absorbed in the presence of magnetic field. तो यहाँ पे जो हमारी EMR रेडिएशन है वो कौन सी यूज़ हो रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, राइट. और यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज़ हो रहा है. तो जब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी हमारे सॉल्यूशन में से, सैम्पल सॉल्यूशन में से पास होती है, तो जो हमारा एटम होता है या हमारा प्रोटॉन होता है, उसके न्यूक्लियर लेवल पर स्पिन चेंजेस होते हैं और हमारे को स्पेक्ट्रा मिलता है, और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट. तो अब क्वेश्चन होता है कि किस तरह के न्यूक्लियाई हैं जो आपको NMR स्पेक्ट्रा देंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि only those nuclei which have the odd mass number. I am talking about mass number, not about atomic number, right. तो जिन भी न्यूक्लियाई का ऑड मास नंबर होता है वो हमें NMR स्पेक्ट्रा देंगे. क्यों? क्योंकि उनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, इसी वजह से वो स्पिन चेंजेस शो करेंगे हमें, राइट. तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन है, उनका मास नंबर होता है 1. कार्बन जिसका मास नंबर 13 है, फ्लोरीन 19 मास नंबर है, क्लोरीन का 35 मास नंबर है. ये सब न्यूक्लियाई आपको NMR स्पेक्ट्रा देंगे. ऑन द अदर हैंड the nuclei such as carbon having mass number 12, oxygen having mass number 16, nitrogen having mass number 14, ये NMR स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं क्योंकि इनका मास नंबर इवन में है एंड दे शो द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये पॉइंट आप मेमोराइज कर लें, क्योंकि इस पॉइंट से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, और इस बार GP 2021 में भी देव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन दैट अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई शो द NMR स्पेक्ट्रा, राइट. तो आपको वहाँ पर मास नंबर भी देखना है और वो भी ऑड में देखना है, और जो ऑड मास नंबर होगा यू हैव टू टेक दैट ऑप्शन, राइट. So this is the basic introduction about NMR spectroscopy. Now let's move on to the principle. I have already told you that any proton or nucleus which have odd mass number will give the NMR spectra. तो ये सभी न्यूक्लियस जो होते हैं ये अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं. अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है. तो हम क्या करते हैं, इन न्यूक्लियाई के बाहर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर स्पिन करना शुरू करते हैं. अब कोई न्यूक्लियस जब स्पिन करता है तो उसके अराउंड ऑर्बिट्स बनते हैं. तो यहाँ पे उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिसेशनल ऑर्बिट, ठीक है. मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है जिस वजह से प्रिसेशनल ऑर्बिट बनते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर अब न्यूक्लियस क्या है, ग्राउंड स्टेट पर है, या हम क्या बोलेंगे, पैरेलल ओरिएंटेशन है. अब पैरेलल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है
कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है वो जिस डायरेक्शन में इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होगी, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या है, पैरेलल ओरिएंटेशन है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी EMR रेडिएशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, वो जब हम अप्लाई करते हैं और ये फ्रिक्वेंसी हमारी जब प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है तो जो हमारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, न्यूक्लियस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आएगा। अब वो न्यूक्लियस जब स्पिन करेगा तो वो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हमें क्या होगी, स्पिन रिवर्सल होगा या एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होगी। तो ये सब होता है, तो हमें NMR सिग्नल मिलता है जिसे रिकॉर्डर या जो डिटेक्ट करके रिकॉर्डर जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, राइट। अब जब भी हम NMR स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 चीज़ जो है हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी, उसकी जो स्पिनिंग होगी वो वैसे नहीं होगी लो लेवल पर, लोअर एनर्जी लेवल पर, राइट। और दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी, तभी वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और आपको स्पिन रिवर्सल देगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स है फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ यहाँ पर ये मैंने एक पिक्चर दिखाई है जहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल बताया, यहाँ पे थ्योरी है स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे पैरेलल ओरिएंटेशन और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है। अभी जब आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो न्यूक्लिया इलेक्ट्रिकली चार्ज है, यहाँ पे वो स्पिन कर रहा है, और अब हम जब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो लोअर एनर्जी पे वो स्पिन करना शुरू करेगा और अभी उसी डायरेक्शन में स्पिन करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये कौन सी ओरिएंटेशन है, पैरेलल ओरिएंटेशन। अब जैसे ही हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी देंगे ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा, वो फ्रिक्वेंसी आपकी प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, तो वो हायर स्टेट पे जाएगा, स्पिन करना शुरू करेगा और यहाँ पर अब स्पिनिंग उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी और यहाँ पर आपको एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन मिलेगी या स्पिन रिवर्सल शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल समझ गए। अब आता है थ्योरी ऑफ NMR। तो अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये जो स्पिनिंग हो रही है तो इसकी जो ओरिएंटेशन है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है 2I+1। I का मतलब है उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्पिन क्वांटम नंबर होता है हाफ, ठीक है। तो जब हम उसको इस फॉर्मूला में लगाते हैं तो उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या मिल रही हैं, 2 आई उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब है कि वो 2 ओरिएंटेशंस देगा, 2 आपकी पैरेलल ओरिएंटेशन देगा और 2 ही आपकी एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन देगा, राइट। तो इस तरह से हम बाकी जो हैं आपके न्यूक्लियाई हैं उनकी हम पॉसिबल ओरिएंटेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना कि ये जो स्पिन नंबर है अगर ये 1 से ज़्यादा है तो आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ़ 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पर आपकी नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, राइट। अब जो आपने जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होंगी वो किसी ना किसी इक्वेशन पर या किसी ना किसी लॉ पर बेस्ड है, राइट। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक इक्वेशन पर बेस्ड है जिसका नाम है लार्मर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद जो एमिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपने अप्लाई की होगी, जितना भी आपने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई पे लगाई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एक्सटर्नल जो आपकी एमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके बराबर, राइट। तो लार्मर इक्वेशन ये है आपकी, जहाँ पर आपका गामा बीटा नॉट ओवर 2 पाई जो है वो फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। बी नॉट यहाँ पर आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और जो आपका गामा है वो मैग्नेटोगायरिक रेशो है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट होता है उसके बीच की रेशो को बोलते हैं मैग्नेटोगायरिक रेशो, और वी आपकी फ्रिक्वेंसी है जो हम निकालते हैं इससे, ठीक है। तो अब आता है रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब जैसे उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करी, राइट, तो वो क्या हुआ, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे गया।
अब वापस न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पे भी तो आएगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट व्हेन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज लॉस्ट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है ये दो तरह से होता है, आइदर इट कैन बी वाया रेडिएशन एमिशन और वाया रेडिएशन लेस एमिशन। रेडिएशन एमिशन नाम से पता चल रहा है रेडिएशन एमिट हो जाएगी, उसकी एनर्जी लॉस हो गई, वो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल पर आ गया, ग्राउंड स्टेट पर आ गया। दूसरा रेडिएशन लेस एमिशन, यानी कि विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएशन इट विल शो द रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो दो तरह का होता है ये, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, एक होता है आपका ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन है, इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड देखा जाता है। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम लंबा होता है, तो आपका जो स्पेक्ट्रा होगा वो क्या होगा, नैरो होगा। और जो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन होती है वहाँ पे आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो यहाँ पे आपके जो स्पेक्ट्राज होंगे वो वाइड शो होंगे, ब्रॉड शो होंगे, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, जहाँ पर डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। डेल्टा वी मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी और डेल्टा टी मतलब चेंज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम है देन आपकी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो आपको ब्रॉड पीक मिलेगी, अदरवाइज वाइस वर्सा, राइट, कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रिलैक्सेशन टाइम से तो आपका जो पीक होगी वो नैरो आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पर कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है सैम्पल होल्डर। जो आपकी सैम्पल कैविटी होती है उसे बोलते हैं सैम्पल होल्डर, जिसमें आप सैम्पल सेल डालोगे, ठीक है। एक सैम्पल सेल होता है जिसके अंदर आप सैम्पल सॉल्यूशन डालते हो, उस सैम्पल सेल को आप जिसमें डालते हो उसे बोलते हैं सैम्पल होल्डर, जो कि ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास से बनी हुई होती है। फिर आता है सैम्पल सेल जिसके अंदर आप सैम्पल सॉल्यूशन डाल रहे हो, वो भी एक सैम्पल टेस्ट ट्यूब होती है। यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स दिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 मिलीमीटर उसका आउटर डायमीटर होता है, और उसको हम सैम्पल कैविटी में रखते हैं और उसको 30 RPS पे रोटेट करते हैं पर सेकेंड, 30 रेवोल्यूशन बनाएगा ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए आपके सैम्पल सॉल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद हम मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा मैग्नेट होगा वो परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए ताकि आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो है फील्ड वो जनरेट हो। जनरली जो आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेटर देन 20,000 गॉस होनी चाहिए। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर आपके 100 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे जो हम मैग्नेट्स यूज़ करते हैं वो हीलियम कूल्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि सोलिनॉइड्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है मैग्नेटिक कॉइल, जो आपकी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे हेल्महोल्ट्ज़ सेल्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है स्वीप जनरेटर। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, वेरी करने के लिए, चेंज करने के लिए, स्वीप करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम स्वीप जनरेटर यूज़ करते हैं। तो जनरली जो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ होती है 14,092 गॉस की या 21,140 गॉस की या 23,490 गॉस की हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा RF ट्रांसमीटर, यानी कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव एनर्जी जो है वो देगा, ठीक है, ट्रांसमिट करेगा। तो इसको अप्लाई करने वाला जो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है। इट कैन बी आइदर 60 मेगाहर्ट्ज़ और 90 मेगाहर्ट्ज़ और 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद RF डिटेक्टर होते हैं, रिसीवर होते हैं। अब सारी तो फ्रिक्वेंसी वेव एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ अनएब्जॉर्ब भी होगी, तो वो जो अनएब्जॉर्ब रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को स्टडी करना और उसको मेजर करना जो है वो काम होता है आपके RF रिसीवर का या RF डिटेक्टर का। उसके बाद जो डिटेक्टर सिग्नल को लेगा, जो भी वो मेजर करेगा, उस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए NMR सिग्नल जो आपका स्पेक्ट्रा आएगा वो कहाँ से आता है, आपके रिकॉर्डर से, राइट। तो ये एक बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन थी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें आपका सैम्पल सेल होगा, सैम्पल होल्डर होगा, आपके मैग्नेट्स होंगे, कॉइल होंगे, आपके स्वीप जनरेटर होंगे और RF ट्रांसमीटर, RF रिसीवर और रिकॉर्डर होगा। जनरली जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन होती है उसमें जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी RF ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं वो 60 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं, और जो हमारा स्वीप जनरेटर होता है
उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हम यूज़ करते हैं 14092 गॉस वाले की यूज़ करते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जनरली जो है वो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। इसका जो ऑपोजिट है यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करना और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है हम वो चेंज करते हैं, राइट। सो विद दिस आई एंड माई वीडियो। तो ये आपका एक छोटा सा पिक्चर है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, तो आप इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई विल एंड माई वीडियो। If you like my video, press the like button and press the bell icon to subscribe my channel for further updates. And you can share your feedback in the comment section, and you can also give your opinion over what topic you want my next video, and the part 2 of this topic will be shared as soon as possible. So thank you for watching my video. Please stay safe, wear mask, sanitize yourself as much as you can, and stay at home and follow all the guidelines and maintain the social distancing, and yeah, stay safe. Thank you.